बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल का इस्तेमाल। ए, एन और दा को आर्टिकल कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल की कुल दो इकसाम हैं। एक है इंडेफिनेट आर्टिकल जिसमें शामिल है ए और एन, जबकि दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें शामिल है दा। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल से, यानी ए से। तो लफ्ज़ ए का इस्तेमाल। याद रहे कि आर्टिकल ए का दायराकार बहुत महदूद है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको सिंगुलर कॉमन नाउन की पहचान है तो आपके लिए ए का इस्तेमाल दुश्वार नहीं होगा। अगर आप नहीं भी जानते कि सिंगुलर कॉमन नाउन क्या है, अगर आप नहीं जानते तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर इस पर एक वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आइए दर्ज झेल को गौर से पढ़ें और सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ ए लगाएं। अब यहाँ पर कुछ नाउन दिए गए हैं, ये देखें, जैसे क्रो, वाटर, चेयर, एयर, बस, मैंगो, मिल्क, डॉग, रैन, etc। इनके साथ जो आपको लगे कि कॉमन नाउन हैं और हैं भी सिंगुलर, तो उनके साथ आपने ए लगाना है। अब देखें, ये हलशुदा, ऊपर मिसाल है, नीचे हल किया गया है इस चार्ट को। क्रो के साथ ए लगा है क्योंकि क्रो सिंगुलर कॉमन नाउन है। अब वाटर क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन नहीं है, इसलिए इसके साथ ए नहीं लगाया गया। इसी तरह चेयर के साथ ए लगाया गया है, जबकि एयर के साथ ए नहीं लगाया गया क्योंकि एयर सिंगुलर कॉमन नाउन नहीं है। तो इसी तरह जिन जिन अस्मा के साथ यानी नाउन्स के साथ ए लगाया गया है वो गौर से देख लें। जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल के बारे में कुछ और जानते हैं। ए का इस्तेमाल। अब ए का जुमले में इस्तेमाल क्या होगा, हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से जानते हैं। याद रहे, जब किसी जुमले या कहानी या किसी भी तहरीर में किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का जिक्र पहली मर्तबा किया जाता है तो उसके साथ ए लगता है, और जब उसी सिंगुलर कॉमन नाउन को दोबारा दोहराया जाता है तो फिर उसके साथ ए नहीं लगाया जाता। अब देखें, पीछे हमने बताया है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ ए लगता है। तो याद रहे, जब आप कोई तहरीर शुरू करें, कहानी शुरू करें या कोई मजमून शुरू करें, उसमें अगर सिंगुलर कॉमन नाउन दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसके साथ ए नहीं लगेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक छोटी सी तहरीर है ये। अब इसमें देखें, क्रो क्या है, एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो इसके साथ ए लगा है। इसके साथ ए क्यों लगाया गया है, क्योंकि एक तो ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, दूसरा ये कि इसका जिक्र, क्रो का जिक्र पहली मर्तबा हो रहा है। अब आगे चलें, जुमला नंबर 2 में देखें, फिर क्रो रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ए नहीं लगाया गया क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन रिपीट हुआ है। इसी तरह आगे देखें, तीसरे जुमले में एक लफ्ज़ है गार्डन, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके साथ ए लगाया गया है क्योंकि गार्डन का जिक्र पहली मर्तबा हो रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं, फिर गार्डन इस्तेमाल हुआ है अगले जुमले में, तो इसके साथ ए नहीं लगाया गया क्योंकि गार्डन रिपीट हुआ है। इसी तरह पिक्चर एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके साथ ए लगाया गया है, फिर रिपीट हुआ है तो उसके साथ ए नहीं लगाया गया। तो याद रखें, जब भी आप सिंगुलर कॉमन नाउन को किसी तहरीर में दोहराएंगे तो उसके साथ ए नहीं लगेगा। आइए अब आगे चलते हैं। ए का एन में तब्दील होना।
ए के बाद आने वाले सिंगुलर कॉमन नाउन का अगर पहला हर्फ वावल है तो फिर ए को एन में तब्दील कर दिया जाएगा। अब देखें, एप्पल एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो पहला हर्फ क्योंकि वावल है यानी अलिफ की आवाज़ है, तो इसीलिए ए को हम एन में तब्दील कर देंगे। ए एप्पल नहीं पढ़ेंगे बल्कि एन एप्पल होगा। इसी तरह ऑरेंज शुरू में वावल हरूफ है, देखें एन ऑरेंज, ए तब्दील हो गया एन में। इसी तरह एलिफेंट एन एलिफेंट, एरोप्लेन एन एरोप्लेन, एरन एन एरन। आइए आगे चलते हैं। अब है मानी के लिहाज से ए का इस्तेमाल। ए के दर्ज झेल मानी हैं। ए के मानी हैं, एक है जिनमें से एक, किसी, कोई, ये ए के मानी हैं। जब ए को जो किसी जुमले में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके मानी जो मुमकिन तौर पर लिए जाते हैं वो यही तीन हैं। आइए जुमला देखते हैं। Did you see here a man running just now? क्या तुमने अभी अभी यहाँ किसी आदमी को भागते हुए देखा? अब ए जहाँ पर मानी दे रहा है वो है किसी, तो यहाँ पर इस जुमले में ए का मानी बतौर किसी लिया गया है। अब देखें दूसरा जुमला। He always walked carrying a stick in his hand. तो अब दूसरा जुमले का तर्जमा मुलाहिजा फरमाएं, वो हमेशा अपने हाथ में एक खूबसूरत छड़ी लेकर चलता था। तो यहाँ पर ए का मानी जो लिया गया है वो एक लिया गया है। तीसरा जुमला मुलाहिजा फरमाएं। I think he works in a bank or drives a taxi. मेरा ख्याल है कि वो किसी बैंक में काम करता है या कोई कार चलाता है। अब देखें यहाँ पर इस जुमले में ए दो मरतबा इस्तेमाल हुआ है, एक बैंक के साथ, दूसरा टैक्सी के साथ। तो बैंक के साथ जो इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर ए का मानी लिया गया है किसी, जबकि टैक्सी के साथ जो इस्तेमाल हुआ है ए, वहाँ पर उसका मानी लिया गया है कोई। तो आइए आगे चलते हैं। ए एन का बिला जवाज इस्तेमाल, यानी ए एन का गलत इस्तेमाल करना। यूं तो किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए एन को इस्तेमाल करने का कोई जवाज नहीं, ताहम फिर भी इस किस्म का इस्तेमाल खुद अंग्रेज़ों में भी पाया जाता है। अब देखें, अंग्रेज़ लोग कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसके साथ ए एन इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन बाद में देखा गया है कि वो खुद भी इस असूल की खिलाफ वर्जी करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ए एन का इस्तेमाल करने के लिए एक तो आपको सिंगुलर कॉमन नाउन का पता होना चाहिए, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी। तो अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नहीं पता तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूरी वीडियो मिल जाएगी। आइए आगे चलते हैं। तो देखें, ये एक जुमला है जो खुद अंग्रेज़ के मुंह से निकला है, जिसका नाम है स्पोक बाय रिचर्ड कार्लेस। उसने कहा, आई एम फीलिंग ए पेन इन माई लेग। अब क्या है, पेन क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके साथ ए लगाया गया है, जबकि वो खुद कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर वो खुद ए का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए, दूसरा अंग्रेज है बायोस लॉर्ड, तो उसके मुंह से जो जुमला निकला है वो मुलाहिजा फरमाएं। डू यू थिंक विल यू बी पेड ए होमेज बाय हर। अब देखें, होमेज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ
اے लगाया गया है, तो यहाँ पर भी गलत हुआ। अब तीसरा, यह होक्लियोस, उसने बोला है We encountered a problem here। अब प्रॉब्लम क्या है? ये कोई मटेरियल नाउन तो नहीं है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इसके साथ भी ए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह देख लें चौथी मिसाल, लिवर्स बेल ने ये कहा ए थेफ्ट हैज बीन मेड एट आवर होम टुडे। अब देखें थेफ्ट क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इसके साथ ए इस्तेमाल हुआ है। अब जॉन मैरी ने एक जुमला बोला, डिवीज लाइफ हैज गॉट ए रिस्क। अब रिस्क क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके साथ ए इस्तेमाल हुआ है। यानी एक तरफ तो कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन दूसरी जानिब खुद अंग्रेज भी इस असूल की खिलाफवर्जी करते हैं। तो ये मान लीजिए कि आर्टिकल का इस्तेमाल ना सिर्फ दूसरे लोग करते हैं, बल्कि खुद अंग्रेज़ों में भी इसका इस्तेमाल गलत पाया जाता है, ये मान लीजिए। इसी बिना पर अगर आप आर्टिकल का इस्तेमाल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बोलने में या लिखने में, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे चलते हैं, दा का इस्तेमाल। तो ये था ए एन का इस्तेमाल, आगे अब आ गया है दा का इस्तेमाल, क्योंकि दा क्या है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। तो आइए डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी भी इस्म को, खवा वो कोई भी इस्म हो, जब उसे दोहराया जाता है तो उसके साथ दा इस्तेमाल किया जाता है। इस लाइन में आपको जो बात बताई गई है, मैं आसान करके आपको बता दूं कि वो कोई भी इस्म हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे वो मटेरियल नाउन हो, चाहे वो सिंगुलर कॉमन नाउन हो, कोई भी इस्म हो, जब उसको किसी जुमले में दोहराया जाएगा तो उसके साथ दा इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखें एक तहरीर है हमारे पास, वही पहले वाली है, देयर वाज ए करो। अब करो क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, उसके साथ ए लगाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले जुमले में करो को दोहराया गया है, इसलिए क्या है कि इसके साथ ए इस्तेमाल नहीं हुआ, दा लगा है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में हमें यही कहा गया है कि खवा वो कोई भी इस्म हो, जब वो दोहराया जाएगा तो उसके साथ दा इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह अगले जुमले में देखें, ही सडनली रीच्ड ए गार्डन। तो अब गार्डन क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके साथ ए लगा है, क्योंकि ये पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ रहा है। अगले जुमले में देखें, ये दूसरी मर्तबा गार्डन इस्तेमाल हुआ है, तो इसके साथ ए के बजाय दा लगा है। इसी तरह आगे देखें, बल्कि पीछे देखें, एक लफ्ज़ है पिक्चर, इसके साथ ए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ है पिक्चर, जबकि इसका जिक्र दोहराया जा रहा है, यानी पिक्चर को दूसरी मर्तबा एक ही तहरीर में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके साथ दा लगा है। इसी तरह वाटर, वाटर देखें, इसके साथ दा लगा है। अब वाटर पीछे इस्तेमाल हुआ होगा लाजमन, ये देखें, ये है, यहाँ पर पीछे वाटर इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए जब उस इस्म को दोहराया गया है तो इसीलिए इसके साथ क्या लगा है, दा लगा है। अब देखें द करो, क्योंकि करो जुमले में तीसरी मर्तबा आ रहा है, ये देखें, एक मर्तबा इसके साथ ए लगा है, पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा इसके साथ दा लगा है, फिर यहाँ पर तीसरी मर्तबा करो आया है, इसके साथ दा लगा है। तो याद रख लें कि जब भी कोई इस्म किसी तहरीर में दो मर्तबा या दो से ज़्यादा मर्तबा, जितनी मर्तबा भी इस्तेमाल होगा, उसके साथ दा लगेगा। अब द वाटर, फिर वाटर के साथ दा लगा है, वाटर भी तीन मर्तबा, तीसरी मर्तबा आ रहा है। ये था दा का एक छोटा सा असूल। तो आइए आगे चलते हैं। जब कोई प्लूरल नाउन कोई काम सर अंजाम देता है तो उसके साथ अमूमन दा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब दूसरा असूल देखें दा के बारे में कि जब भी कोई
प्लूरल नाउन हो, प्लूरल, वो कोई काम सर अंजाम दे रहा हो तो उसके साथ दा लगेगा। अब देखें एक जुमला है, द पीपल वर कटिंग ट्री। अब लोग क्या है, लोग दरख्त काट रहे थे। लोग प्लूरल नाउन है, यानी पीपल, ये प्लूरल नाउन है क्योंकि ये काम कर रहे हैं, कोई काम सर अंजाम दे रहे हैं, इसलिए इनके साथ दा इस्तेमाल हुआ है। दूसरा जुमला मुलाहिजा फरमाएं, द पैरट्स फ्लू हाई। अब यहाँ पर परिंदों ने भी काम किया है, तो यहाँ पर इसलिए इनके साथ दा इस्तेमाल हुआ है। अब देखें, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, तो ग्रामर के लिहाज से बच्चे काम कर रहे थे, इसीलिए इनके साथ दा इस्तेमाल हुआ है। चौथा जुमला, द डॉग्स वर बार्किंग, तो इसलिए डॉग्स के साथ भी दा इस्तेमाल हुआ है। क्यों? कि जब हमने पढ़ा कि जब कोई प्लूरल नाउन कोई काम सार अंजाम देता है तो उसके साथ दा इस्तेमाल होता है। तो याद रखें कि यहाँ पर प्लूरल नाउन की बात हुई है, सिंगुलर नाउन की बात नहीं हुई। जब भी कोई प्लूरल नाउन किसी फिक्रे में, किसी जुमले में कोई काम सार अंजाम देगा तो उसके साथ दा इस्तेमाल ज़रूर होगा। अब आगे चलते हैं। ऐसी चीज़ें जो कायनात में बड़े पैमाने पर फैली हुई हैं, चाहे वो कोई काम सर अंजाम दें या ना दें, उनके साथ दा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, मिसाल के तौर पर अर्थ है। अब अर्थ ग्रामर के लिहाज से चाहे कोई काम करे या ना करे, इसके साथ हमेशा दा इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? द अर्थ, द स्काई, the moon, the ocean, the star, the air, the sun। क्योंकि ये चीज़ें कायनात में बड़े पैमाने पर फैली हुई हैं, ये अपनी शान शौकत में बिल्कुल बेमिसाल हैं, इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, ये निहायत वसअत रखती हैं। इसीलिए वो चीज़ें जो काफ़ी तादाद में फैली हुई हों, अपने हुजम के लिहाज से बड़ी हों, शान और शौकत के लिहाज से बड़ी हों, उनके साथ दा लगाया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। याद रहे कि हेवन के साथ दा लगता है मगर हेल के साथ नहीं लगता। अब देखा जाए, हेवन भी एक ऐसी चीज़ है जिसका हुजम, शान शौकत बहुत ही आला है, तो इसके साथ दा लगता है, ठीक है। इसी तरह हेल, जिसका मानी दोज़ख होता है, ये भी तो बड़ी जिसामत की चीज़ है, इसके साथ दा नहीं लगता। इसलिए हम कह सकते हैं द हेवन, हेल, द हेल नहीं कह सकते। अब आइए आगे चलते हैं। एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री के साथ भी दा इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अब बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, इसकी तीसरी डिग्री है। क्योंकि बेस्ट एडजेक्टिव की पहली डिग्री हो तो वो गुड होगी, गुड, फिर दूसरी बेटर, फिर तीसरी है बेस्ट। तो देखें, एडजेक्टिव के साथ जहाँ पर एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री इस्तेमाल होगी वहाँ पर दा इस्तेमाल होगा, तो द बेस्ट यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी तरह मोस्ट, तो वेरी इसकी पहली डिग्री है, मच दूसरी डिग्री है, मोस्ट तीसरी डिग्री है, इसके साथ दा इस्तेमाल हुआ है। अब हाईएस्ट, हाई इसकी पहली डिग्री है, हायर दूसरी डिग्री है, हाईएस्ट तीसरी डिग्री है, इसलिए इसके साथ दा इस्तेमाल हुआ है। अब आइए आगे चलते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी फ़र्द वाहिद को ज़ाहिर करते हैं, अगर उनकी जमा बनानी हो तो उनके साथ दा इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर गौर करें कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी फ़र्द वाहिद को ज़ाहिर करें,
تو ان کی اگر جمع بنانی ہو ان کے ساتھ دا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اب چائنا ہے تو چائنا لفظ سے یہ کسی قوم کو ظاہر کرتا ہے, افراد کو ظاہر کرتا ہے. چائنیز تو ان کے ساتھ دا لگا ہے, دا چائنیز. اب پلورل بنانا ہو تو اس کا اصول ہے کہ اس کے ساتھ ایس آئے گا, لیکن ایس کا استعمال یہاں پر غلط ہو جائے گا, کیونکہ ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ چائنیزز, یہ غلط ہو جائے گا. چائنیزز نہیں کہہ سکتے, اسی لیے ہم اس کو واحد رہنے دیں گے, چائنیز کو چائنیز ہی رہنے دیں گے, کیونکہ چائنیز سے فرد واحد کسی قوم, کوئی قوم ظاہر ہو رہی ہے, تو اسی لیے اس کے ساتھ دا استعمال کریں گے, وہ خود بخود پلورل ناؤن بن جائے گا, دا چائنیز, دا جاپنیز. دی انگلش, انگلش سے مراد ایک انگریز نہیں ہے بلکہ سارے انگریز ہیں, بہت سے انگریز. دا رچ, رچ سے مراد وہ شخص ہے جو دولت مند ہو, لیکن دا رچ سے مراد دولت مند افراد. اس کو ہم ریچز نہیں لکھ سکتے, اگر ریچز لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا. تو رچ کی اگر جمع بنانی ہو تو دا رچ ہی لکھیں گے. اب اسی طرح پور, دا پور, پور سے مراد غریب لوگ, جبکہ خالی پور سے مراد غریب بندہ. ڈیف سے مراد بہرا, دا ڈیف سے مراد بہرے. بلائنڈ سے مراد نابینا, دا بلائنڈ سے مراد نابینے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. کسی چیز کی شان یا بڑائی بیان کرنے کے لیے بھی دا کا استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھیں اس جملے کو غور سے پڑھیں. Allah Almighty is the King of the universe and is the grandeur and the omnipresent. پیچھے ہم اس کے بارے میں پڑھ گئے ہیں, آگے اس کی پھر وضاحت آ گئی ہے. وہ یہ کہ جب کسی چیز کی شان یا بڑائی بیان کی جائے تو دا استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھیں ان میں بڑائی والے کون کون سے الفاظ ہیں جو بڑائی بیان کر رہے ہیں. ایک تو کنگ, بادشاہ, یہ بڑائی بیان کر رہا ہے تو اس کے ساتھ دا استعمال ہوا ہے. دوسرا یونیورس, کائنات, یہ وسعت میں زیادہ ہے, بڑائی ہے, تو اس کے ساتھ دا استعمال ہوا ہے. دا گرینڈیئر, قادر مطلق, شان والا, تو اس کے ساتھ اس میں بھی بڑائی پائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ دا استعمال ہوا ہے. اومنی پریزنٹ, اومنی پوٹینٹ, قادر مطلق, ہر جگہ حاضر, اسی لیے طاقتور اس کے ساتھ, کیونکہ یہ بڑائی بیان کر رہا ہے, اس کے ساتھ دا استعمال ہوا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. معنی کے لحاظ سے دا کا استعمال. اب معنی کے لحاظ سے, جیسے اے این کے معنی تھے ہم نے پڑھے, ہم نے اچھی طرح سمجھے, اسی طرح دا کے بھی معنی ہیں. تو دا کے معنی کون کون سے ہیں آئیے جانتے ہیں. جب دا کو کنجنکشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے درج ذیل معنی سامنے آتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جب بھی دا کو کنجنکشن کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو اس کے درج ذیل معنی سامنے آئیں گے, یعنی وہ, جتنی, اتنی, جو, وہی, یہی تو وہ, یہ معنی سامنے آئیں گے. اب دا کو کنجنکشن کے طور پر کیسے استعمال کرنا ہے وہ اس جملے میں ملاحظہ فرمائیں. The pen you gave me has lost now. اب یہاں پر دا بطور کنجنکشن استعمال ہوا ہے. اس سے مراد یہ ہے جہاں بھی دا کنجنکشن کے طور پر استعمال ہوگا تو اس جملے کے دو حصے ہوں گے. اب دیکھیں جملے کا ایک حصہ یہ ہے جن کے درمیان کاما ہے, پھر جملے کا دوسرا حصہ یہ ہے. تو اسی طرح واضح ہوا کہ یہاں پر دا کنجنکشن کے طور پر استعمال ہوا ہے, تو اسی طرح اس کا معنی کیا ہے, یہاں پر کیا لیا گیا ہے.
इनमें से कोई एक मानी ही लिया गया होगा। आइए तर्जमा मुलाहिजा करते हैं। वो कलम जो तुमने मुझे दिया था अब गुम हो गया है। वो, यहाँ पर दा का मानी वो लिया गया है, ऊपर दिया है, ठीक है। अब दूसरा जुमला, द हायर यू गो विल टू द कूलर यू शैल फील। तुम जितनी ऊपर जाओगे तुम उतनी सर्दी महसूस करोगे। अब इस जुमले में क्योंकि दा को बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है, इसकी वजह यह है, दलील ये है कि एक ही जुमले में कामा इस्तेमाल हुआ है जिसने जुमले को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। इसलिए हम कह सकते हैं दा बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसका मानी है, पहले जुमले में जो मानी लिया गया है दा से वो है जितनी, जबकि दूसरे जुमले में दा से जो मानी लिया गया है वो है उतनी। देखा जाए तो हायर एडजेक्टिव भी है, इसके साथ वैसे भी हमने एडजेक्टिव के साथ दा इस्तेमाल करना होता है, लेकिन एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री के साथ। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है द हायर, क्योंकि हायर हाईएस्ट होता है, तो हाई की दूसरी डिग्री है हायर, इसके साथ दा नहीं लगना था, लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह कूलर, यहाँ पर दा नहीं लगना था, लेकिन बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल हो सकता है। अब देखें, वेयर इज द बुक आई गेव यू फॉर रीडिंग। यहाँ पर भी दा कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर कामा नहीं है। इससे मुराद ये है कि यहाँ पर दो वर्ब्स इस्तेमाल हुई हैं। एक ये हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये यहाँ पर इज जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा ये गेव, जिस जुमले में दो वर्ब्स होंगी वो जुमला दो शिकों में तकसीम होगा। एक जुमला ये, एक हिस्सा ये हो गया जुमले का, एक हिस्सा ये। जुमला एक ही है लेकिन जुमले के हिस्से दो हैं, क्योंकि इनमें वर्ब दो इस्तेमाल हुई हैं। तो यहाँ पर भी एक दा को बतौर कंजंक्शन लिया जाएगा। वेयर इज द बुक, वो बुक कहाँ है। आई गेव यू फॉर रीडिंग, जो मैंने आपको पढ़ने के लिए दी थी। तो इस जुमले में दा का मानी जो लिया गया है पहले हिस्से से वो लिया गया है वो, जबकि दूसरे हिस्से से जो लिया गया है दा का मानी वो है जो। आगे देखें, दिस इज द वॉच आई वांटेड टू बाय। अब इस जुमले के भी दो हिस्से हैं, यानी दा को बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है। दिस इज द वॉच, ये वही घड़ी है, यहाँ पर दा से मुराद वही लिया जा रहा है। आई वांटेड टू बाय, जो मैं खरीदना चाहता था। देखिए ये जुमला लिखा हुआ है, ये वही घड़ी है जो मैं खरीदना चाहता था। अब जुमला नंबर 5 आखिरी जुमला है, इसका मुलाहिजा फरमाएं। दिस इज द वेरी हाउस इन विच वी स्पेंट आवर चाइल्डहुड। यही तो वो घर है जिसमें हमने अपना बचपन गुजारा। अब दा को यहाँ पर कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस जुमले में भी वर्ब दो इस्तेमाल हुई है। एक है इज वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इज को यहाँ पर बतौर वर्ब इस्तेमाल किया गया है। दूसरा है स्पेंट। तो वाज़े हुआ कि इस जुमले के दो हिस्से हैं, इसीलिए दा को यहाँ पर बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है। दिस इज द वेरी हाउस इन विच वी स्पेंट आवर चाइल्डहुड से मुराद ये है कि यही तो वो घर है जिसमें हमने अपना बचपन गुजारा था। यहाँ पर मानी लिया गया है, पहले हिस्से से लिया गया है दा का मानी यही तो वो हो, ये है मानी दा का, जबकि दूसरे हिस्से से जो लिया गया है वो है जिसमें।
तो अगर दा को मानी के लिहाज से इस्तेमाल करना हो तो बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे और मानी यही हो सकते हैं मुमकिना तौर पर। पहला होगा वो, जितनी, उतनी, जो, वही, यही, तो, वो। आइए अब आगे चलते हैं। ऐसी जगह जहां कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। अब जुमले में कुछ अल्फाज, कुछ अहवाल ऐसे भी होते हैं जहां पर आर्टिकल इस्तेमाल होता ही नहीं है। वो कौन सी जगह होती है, आइए देखते हैं। जब कोई इस्म अपनी पूरी नस्ल को ज़हर करता है तो उसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब देखें, कोई भी इस्म हो, वो अपनी पूरी नस्ल को ज़हर कर रहा है, पूरे कबीले को, पूरी ज़ात पात को ज़हर कर रहा है, तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखें, हॉर्स इज़ ए लॉयल एनिमल। घोड़ा एक वफादार जानवर है। अब असूली तौर पर देखा जाए, हॉर्स क्या है, एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके साथ ए लगना चाहिए था, लेकिन ए नहीं लगा क्योंकि बात आ गई है ये कि ये एक ऐसा इस्म है जो ज़हर कर रहा है अपनी पूरी नस्ल को। कैसे? घोड़ा एक वफादार जानवर है, इससे मुराद ये कोई एक ख़ास घोड़ा नहीं हो सकता, सभी घोड़े वफादार होते हैं। तो इसीलिए एक हॉर्स इस्तेमाल हुआ है, एक नाउन इस्तेमाल हुआ है जो अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है, इसीलिए इसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, ना तो दा होगा, ना ए होगा, ना एन होगा। अब दूसरा जुमला, पैरेट हैज़ ग्रीन कलर। तोते का रंग सब्ज होता है। तो यहाँ पर तोते ने अपने तमाम नस्ल की नुमाइंदगी की। तो यहाँ पर एक तोता नहीं बल्कि बहुत से तोते हैं, तमाम तोते लिए जाएंगे क्योंकि सारे तोते सब्ज होते हैं। अब देखें, लायन इज़ ए पावरफुल एनिमल। अब शेर ने भी अपनी तमाम नस्ल की नुमाइंदगी की, तो इसीलिए इसके साथ ए एन दा नहीं लगा। शेर एक ताकतवर जानवर है। अकेला शेर एक ताकतवर कोई ख़ास हो वो नहीं होता, बल्कि सारे शेर ही ताकतवर होते हैं। तो यहाँ से मुराद तमाम शेर। हॉर्स से मुराद यहाँ पर लिया गया है तमाम घोड़े। पैरेट से मुराद कोई एक तोता नहीं बल्कि तमाम तोते। लायन से मुराद कोई एक शेर नहीं बल्कि तमाम शेर। तो याद रखें, जब भी कोई इस्म अपनी पूरी नस्ल को ज़हर करेगा यानी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करेगा तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। ये असूल ज़हन में रख लें। आइए अब आगे चलते हैं। दा का तलफ़ुज़। अगर किसी लफ्ज़ को पढ़ते वक्त हमारे मुंह से पहली आवाज़ अलिफ या ऐन की निकले तो उस लफ्ज़ से पहले दा को दी पढ़ा जाना चाहिए, बसूरत दिगर दा को दा पढ़ना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर देखें, ये एक चार्ट दिया गया है, इसको गौर से देखें। अगर मैं पढ़ूं ऑरेंज तो मेरे मुंह से जो पहली आवाज़ निकल रही है वो है अलिफ या ऐन की। तो ऑरेंज, इसी तरह अलिफ की निकल रही है पहली अल्फाज, अलिफ आया है तो इसे हम दी ऑरेंज पढ़ेंगे, द ऑरेंज नहीं पढ़ेंगे। अब देखें द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी को पढ़ते वक्त मेरे मुंह से पहली आवाज़ जो निकल रही है वो अलिफ या ऐन की नहीं है, इसीलिए हम द यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे। अब एमए, इसको पढ़ते वक्त मेरे मुंह से पहली आवाज़ जो निकल रही है वो है ऐन या अलिफ की, तो इसी तरह हम इसे दी एमए पढ़ेंगे। इसी तरह द ऑनर नहीं पढ़ेंगे बल्कि दी ऑनर पढ़ेंगे। द होम नहीं पढ़ेंगे बल्कि दी होम नहीं पढ़ेंगे बल्कि द होम पढ़ेंगे। द अम्ब्रेला नहीं पढ़ेंगे बल्कि दी अम्ब्रेला पढ़ेंगे।
तो गौर कर लें, जब भी कोई आप लफ्ज़ पढ़ने लगे और उससे पहले दा हो तो आपने दा का तलफ़ुज़ दी उस वक्त करना है जब उस लफ्ज़ को पढ़ते वक्त आपके मुंह से पहली आवाज़ अलिफ या ऐन की निकले। जैसे ऑरेंज, दी ऑरेंज, यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी, एमए, दी एमए, ऑनर, दी ऑनर, होम, द होम, अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला। आइए आगे चलते हैं। आगे एक और चार्ट है। ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जिन्हें दो तरह से पढ़ा जाता है, जिनमें से चंद अल्फाज बतौर मिसाल दर्ज झैल हैं। अब देखें, एक और चार्ट है जिसमें कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, वो मुलाहिज़ा फरमाएं। एक है स्कूल, इसे दो तरह से पढ़ा जाता है। स्कूल को बाद लोग अस्कूल भी पढ़ते हैं। तो अगर आपने पढ़ना है स्कूल तो इसका ये तर्जमा होगा दा स्कूल पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ना है अस्कूल तो फिर दी अस्कूल पढ़ेंगे। इसी तरह हावर, बाद लोग पढ़ते हैं इस लफ्ज़ को हावर। अगर आपने हावर पढ़ना है तो फिर आपने दी को दा पढ़ना है, द हावर। अगर आपने पढ़ना है आवर तो फिर दा को आपने दी पढ़ना है, दी आवर। इसी तरह इस लफ्ज़ को बाद लोग पढ़ते हैं ईयर, जबकि बाद लोग पढ़ते हैं एयर। अगर आपने एयर पढ़ना है तो दा का तलफ़ुज़ आपने दी एयर पढ़ना है। अगर आपने द ईयर पढ़ना है तो दी को आपने दा पढ़ना है। इसी तरह देखें, स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट भी, स्पेशल भी पढ़ सकते हैं, स्पेशल भी। तो देखें, द स्कूल, दी स्कूल, द हावर, द आवर, द ईयर, द एयर, द स्टूडेंट, दी स्टूडेंट, द स्पेशल, दी स्पेशल। तो ये था आर्टिकल का इस्तेमाल। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस तरह की वीडियोस आपको रोज़ाना मिलती रहें तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कंडीशनल सेंटेंसेस, टेंसेस, इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर के बारे में। अगर कोई आपको मसला दरपेश है तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं। मैं आपको इसी तरह उर्दू में वजाहत करके वीडियो बनाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी। बहुत शुक्रिया।